हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है लाइटनिंग द कर्स। तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर लूचेंग को देखते हैं जो बिल्कुल बेहद बुरी हालात में मरा पड़ा हुआ था। लूचेंग बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो मर के इस दुनिया के अंदर आ गया था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद लूचेंग ने अपने माता पिता को मार डाला और सभी लोगों को यकीन हो गया कि लूचेंग एक अभिशाप के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद लूचेंग का ये अभिशाप चलता रहा और जितने भी उसके साथी हुए वो सभी लोग भी मारे गए और अब लूचेंग की बारी आ चुकी है। लूचेंग सोचता है कि वो यहीं पे मरने वाला है, जिसके बाद एक जोरदार लाइटनिंग आके सीधा उसके ऊपर गिरती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम लूचेंग को बताता है कि उसने डेथ पेनल्टी को एक्टिवेट कर दिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है इस पूरी कहानी के सारांश को। जिसके बाद हम लोग हेवनली सेट को देखते हैं जहाँ का लूचेंग डिसाइपल है। तभी वहाँ पे फेंग नाम की एक लड़की आती है जो कि रिफाइनिंग की 7th लेवल पे थी और ये 17 साल की है। जिसके बाद हम लोग लूचेंग को देखते हैं और लूचेंग भी 7th लेवल पे है, लेकिन जबकि वो 18 साल का है। फेंग वहाँ पे जैसे ही आती है तो वो लूचेंग से चिपकने लगती है, लेकिन लूचेंग उसको पीछे फेंक देता है और उससे अपने मास्टर के बारे में पूछता है। फेंग उसे उसके मास्टर के बारे में बता देती है और वो उसके ऊपर गुस्सा भी करती है। जिसके बाद लूचेंग अपने मास्टर की तरफ चला जाता है और लूचेंग यहाँ पे बताता है कि 2 साल पहले वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था अपनी असली जिंदगी से, लेकिन इसके बाद उसने अपने माता पिता को मार दिया और 2 साल बाद वो एक अनाथ बन गया। लेकिन इस साल हेवनली सेट के लीडर ने उसे अपने डिसेबल के तौर पे स्वीकार लिया है, जिसके बाद इसने इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करना शुरू किया है। और लूचेंग इस बार कसम खा लेता है कि वो ताकतवर बनेगा और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करेगा। हेवनली सेट का लीडर लिन यांग लूचेंग की तारीफ करता है कि उसने बाकी सभी डिसेबल्स को लीड करके बहुत अच्छा काम किया है। लूचेंग इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी लूचेंग के बारे में बात कर रहे थे कि लूचेंग हेवनली सेट का एक जीनियस है। लेकिन तभी एक एल्डर जिसका नाम मुरोंग था वो कहता है लेकिन फिर भी इसका टैलेंट फैंग और किंगयू से काफी दूर है। जिसके बाद लूचेंग हमें किंगयू के बारे में बताता है कि किंगयू उसकी एक राइवल है और वो 19 साल की है और की रिफाइनिंग के 9th लेवल पे है, जो कि सच में कमाल की बात है। लेकिन तभी लिन यांग कहता है कि लूचेंग के पास एक अच्छी फिजिक है और स्पेशल टैलेंट है, इसलिए लूचेंग को किसी से भी खुद को कम समझना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि लूचेंग को भी नहीं पता था कि उसके अंदर किस तरह का खास टैलेंट है। जिसके बाद लिन यांग खड़ा होकर कहता है कि वो अपनी तैयारी करने वाला है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल लिन यांग इमॉर्टलिटी के पाथ पे जाने वाला था, यानी कि डायरेक्ट हेवन में। ऐसा माना जाता है कि कोई कल्टीवेटर जिसकी कल्टीवेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी हो कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन कर सके तो वो इमॉर्टलिटी में जा सकता है। लेकिन हेवंस के रूल चेंज होने की वजह से फ्लोटिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट के अंदर से कोई भी अभी तक एक कल्टीवेटर ऊपर नहीं जा सका है। लिन यांग उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन सभी को उसका मेथड पता है। लूचेंग बताता है कि लिन यांग एक एशियन टेक्निक को यूज करने वाला है जिसका नाम है स्टील स्काई फॉर सन। और लूचेंग का पूरा यकीन था कि अगर लिन यांग तो वो आसानी से इमॉर्टलिटी में चला जाएगा। लिन यांग उन सभी लोगों से कहता है कि वो पहला इमॉर्टल बनेगा, वो भी 3000 सालों बाद फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के अंदर, जिससे उनके हेवनली सेट को कई सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनका सेट एक नई ऊंचाइयों पे चला जाएगा। जिसके बाद लिन यांग लूचेंग से कहता है कि कल तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ पे जब मैं इमॉर्टल बनने वाला होऊंगा। लिन यांग लूचेंग को एक सॉवरेन टोकन देता है, जिससे ये बात साबित होती है कि लिन यांग के जाने के बाद लूचेंग ही यहाँ का एम्परर बनेगा और वो एक नया लीडर बनेगा, जिसको पाके लूचेंग काफी खुश होता है। जिसके बाद लिन यांग वहाँ से चला जाता है। फैंग लूचेंग के पास आती है और उससे कहती है कि अमीर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। किंगयू वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हें बधाई हो कि तुम 7th लेवल पे आ चुके हो, लेकिन इसके बाद ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। लूचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी बातें बहुत सही है, क्योंकि 7th लेवल के बाद ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लूचेंग बताता है कि कल्टीवेशन आसान नहीं होती है। कल्टीवेशन के अंदर 6 रियलम होते हैं और हर एक रियलम के अंदर 9 लेयर्स होती हैं, जिनको पार करने के बाद ही कोई कल्टीवेटर अगले रियलम के अंदर जा सकता है। और कई सारे लोग इसी बीच में फंसे रहते हैं और काफी सारा टाइम एक ही रियलम के ऊपर बिता देते हैं। लेकिन लूचेंग को अभी भी नहीं पता था कि उसका असली टैलेंट है क्या। अगली सुबह वो दोनों ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सभी कांड होने वाले थे। लिन यांग लूचेंग को बताता है कि ये सब कुछ उन्हें सेट के सीक्रेट और उसकी बॉडी के स्पेशल टैलेंट के बारे में है। जिसके बाद लिन यांग वहाँ पे अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी के आसपास वहाँ पे लाइटनिंग चमकने लगती है। लेकिन जो ट्रेवल्यूशन था वो सीधा आके लूचेंग के ऊपर गिरता है। लूचेंग उन सभी को डॉज करते हुए कहता है भैया ये मेरे ऊपर क्यों गिर रही है। लेकिन लिन यांग उसके सवालों का जवाब देने की जगह पे उसको जकड़ लेता है। जिसके बाद वो ट्रेवल्यूशन सीधा आके लूचेंग के ऊपर गिरता है, जिससे लूचेंग चीखने और चिल्लाने लगता है क्योंकि
वो लाइटनिंग सच में बहुत शक्तिशाली थी। लिन यांग उसे कहता है, क्या तुम कंफ्यूज हो कि मैंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? क्योंकि असल में तुम टारगेट हो इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के, क्योंकि तुम्ही ने इसे समन किया है, जिससे लूचेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, लूचेंग के साथ तो मोए मोए हो गया। लिन यांग लूचेंग को बताता है कि उसकी जो फिजिक है वो डिजास्टर्स यानी आपदाओं को अट्रैक्ट करती है, और ऐसी फिजिक 3000 साल पहले इस कॉन्टिनेंट के ऊपर देखा गया था। और लिन यांग ने इसको किसी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, जिसके बाद लिन यांग ने लूचेंग को एकदम तगड़े तरीके से ट्रेन किया, क्योंकि बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया तो जाता ही है। और अब तक लूचेंग की जिंदगी में जितने भी बुरे कांड हुए थे, उसके साथियों से मरने से लेके उसके माता पिता तक मरने के, उन सभी के पीछे लिन यांग का हाथ था, जिसको जान के लूचेंग के साथ और ज्यादा मोए मोए हो जाता है। और लिन यांग आगे से कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, वो तो बस ऑर्डिनरी लोग थे जिनका मरना ऐसे ही होता है, और इतने सारे लोगों का ब्लड सेक्रीफाइस करने के बाद तुम्हें आखिरकार बॉडी ऑफ 10,000 ट्रिब्यूशन मिल ही गई। और फ्लोटिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट को इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इस खतरनाक लाइटनिंग से बच के नहीं जा सकता है। लेकिन लूचेंग के कमाल की वजह से अब लिन यांग आसानी के साथ इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। जिसके बाद लिन यांग एक और बात बताता है कि लूचेंग अभी तक उस लाइटनिंग से मरा क्यों नहीं है, क्योंकि लिन यांग ने अभी तक लूचेंग को बचा के रखा था, क्योंकि लूचेंग के पास वही टोकन था जो कि लिन यांग ने उसे कल दिया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिन यांग उससे वो टोकन ले लेता है, जिसके बाद वहाँ पे हेवनली गेट खुलता है। लेकिन लूचेंग वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लिन यांग से कहता है, साले गद्दारी कर बे। जिसके बाद वो खुद को ही मारने वाला था, लेकिन लिन यांग के होते हुए कोई कुछ कर सकता है क्या? जिसके बाद वो आसानी के साथ लूचेंग की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक और लाइटनिंग गिरती है और लूचेंग का काम वहीं पे समाप्त हो जाता है। जिसके बाद इमॉर्टल वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है और लिन यांग सारापा करते हुए ऊपर चला जाता है। और हेवनली सेट के लोग ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, यानी उनके काम को नहीं, बस लिन यांग को ऊपर जाते हुए। और वो लोग कहते हैं, क्या सच में कोई ऐसा कर भी सकता है? जिसके बाद इमॉर्टल वर्ल्ड का गेट बंद हो जाता है और लूचेंग नीचे पड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि उसने फिर से कितनी सारी गलतियां की हैं। उसने गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया, और लूचेंग ही उन सभी चीजों की वजह था जो बाकियों के साथ हुई थी। इसके बाद लूचेंग खुद को कोसने लगता है कि उसने ये सब क्यों किया, वो फिर से अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा, वो इतना कमजोर क्यों है, उसे ही क्यों मरना चाहिए। और यही सब सोचते सोचते सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लूचेंग इस बात से हैरान हो गया था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद जब वो उठ के बैठता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी हैं और उसकी कल्टीवेशन भी हल्की सी बढ़ गई है। इसके बाद लूचेंग को उसकी आंखों के सामने सिस्टम की विंडो दिखाई देती है, जिसके अंदर लूचेंग के स्टेटस पॉइंट और बाकी सभी जानकारी दी जा रही थी। और माँ कसम भाई, इस सिस्टम के अंदर जो भी चीजें लिखी है, मुझे उनमें से एक भी चीज समझ में नहीं आ रही है। अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जिसके बाद जब लूचेंग थोड़ा सा साइड में देखता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे डीमन भेड़िए आ गए थे, जो कि उन सभी ने लूचेंग को चारों तरफ से घेर लिया था, और वो सभी डीमन बीस्ट की रिफाइनिंग की पीक स्टेज पे थे। इसलिए लूचेंग का उनका संभाल पाना नामुमकिन था, भले ही वो चाहे कितने भी होते हैं। लेकिन उसी टाइम में सिस्टम उसे बताता है कि उसे न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है, और जब लूचेंग उसको खोलता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे इमॉर्टलिटी सूत्रा था, 10,000 ऑफ ट्रिब्यूशन, और ये पता नहीं क्या है, मेरा सर दर्द करने लगा है। तभी उनमें से एक बिस्ट लूचेंग के ऊपर अटैक करता है, तो लूचेंग उसी चीज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग रिलीज होने लगती है, और लूचेंग अपनी शॉट के अंदर उसी लाइटनिंग को रिलीज करता है, जिसके साथ वो डिमोनिक बीस्ट के चीथड़े उड़ा देता है और आसानी के साथ उसको मार गिराता है। लूचेंग के सर के ऊपर एक निशान बना हुआ था, और जब भी लूचेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता तब वो चमकने लगता। इसके बाद लूचेंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जितने भी डीमन बीस्ट थे उन सभी को एक एक करके मार देता है। लूचेंग जैसे ही उनको मार गिराता है तब उसे एक एक पॉइंट भी मिलता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सभी पॉइंट उसके सूत्रा के अंदर जुड़ गए हैं, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसकी अटैक पावर भी बढ़ गई है। बेसिकली ये सभी पॉइंट उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा देते हैं। लूचेंग सोचता है कि उसने 7 डिमोनिक बीस्ट को मारा है तो उसे 7 ट्रिब्यूशन पॉइंट मिले हैं, और वो सोचता है कि इनका वो इस्तेमाल कहाँ पे कर सकता है। इसके बाद लूचेंग को सिस्टम की विंडो के ऊपर रॉबरी कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, और जब टियान उसके ऊपर क्लिक करता है तब आसमान से एक और लाइटनिंग नीचे आके गिरती है। लूचेंग भी वही बात कहता है जो मैंने कही थी, सिस्टम को समझ पाना काफी मुश्किल है। जिसके बाद हम लोग लूचेंग को एक गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही एक लाइटनिंग को गिराता है तब उसे 5 पॉइंट और ज्यादा मिल जाते हैं, और मैं लाइटनिंग को यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन कह रहा हूँ, और ट्रिब्यूलेशन का मतलब हिंदी में तबाही कलेश होता है। इसके बाद लूचेंग को उसकी टेक्निक दिखाई देती है, जिसका नाम था इमॉर्टल स्ट्रक्चर ऑफ 10,000 ट्रिब्यूलेशन। और टियान जब उसके पॉइंट्स को लगातार बढ़ाते जाता है और जब वो अपना पंच चट्टान की चोटी के ऊपर मारता है तब उसमें छेद हो जाता है और उसके हाथों में कोई बॉल आके गिरती है, और लूचेंग समझ आता है कि ये सिस्टम लेजेंडरी कहलाने के लायक है। जिसके बाद वो हेवनली सेट
सेक्ट जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कई सारे कमाल के रिसोर्सेस हैं जिनको लू चेंग ऐसे तो नहीं छोड़ सकता है जब उसके मास्टर ने उसके साथ गद्दारी की है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पे अब वहाँ का लीडर नहीं है, इसलिए अब वहाँ के जितने भी एल्डर हैं वो सभी इसी रेस में लगे हुए होंगे कि कौन अगला सक्सेसर बनेगा, जिसमें वहाँ पे किंग यू भी आती है। लेकिन लू चेंग के पास सिस्टम होने की वजह से उसका टैलेंट अब पहले की तरह तो सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंग यान यहाँ से जा चुका है इसलिए लू चेंग अब उसका और ज्यादा डिसाइपल नहीं रहा है, इसीलिए बाकी सभी एल्डर्स उसको सक्सेसर बनने नहीं देंगे। लेकिन उसकी जो 10,000 रेलिब्यूशन आर्ट है वो टेक्निक काफी ज्यादा सीक्रेट है, जो कि इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, इसलिए किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। इसलिए लू चेंग गिव अप न करने का फैसला करता है। इसके बाद लू चेंग इस बात की कसम खा लेता है कि वो लिंग यांग को मार के ही रहेगा, वो भी अपने हाथों से। लेकिन उसी टाइम पे उसे महसूस होता है कि कोई बाहर से उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसीलिए वो अपनी कुनाई को उसकी तरफ फेंकता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे फैंग थी, जो कि चोरी छुपे उसकी तरफ आई थी उसे ढूंढने के लिए। लू चेंग जैसे ही देखता है कि वो फैंग है तो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। फैंग उसे बताती है कि उसे लू चेंग की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे आ गई उसे ढूंढने के लिए। लेकिन जब फैंग उसके उतरे हुए चेहरे को देखती है और उसे इतना सीरियस देखती है, तब वो लू चेंग से पूछती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, क्या तुम परेशान हो, जिससे लू चेंग समझ आता है कि उसके इमोशंस अभी भी उतने ही खतरनाक है जितने की पहले थे। इसलिए लू चेंग हल्की से सांस छोड़ के कहता है कि उसका मास्टर यहाँ से चला गया है, इसीलिए वो हल्का सा उदास है। फैंग लू चेंग को पीछे से गले लगा लेती है और उसे कहती है कि उदास ना हो, मेरे मास्टर तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। जिससे लू चेंग को याद आता है कि फैंग का मास्टर मू रोंग है, जिसकी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअल पावर। इसके बाद राइडर इसे ऐसे ही छोड़ देता है और कहता है लू चेंग आगे कि फैंग मेरे पास आई है, और इसको भी राइडर ऐसे ही छोड़ देता है। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि लू चेंग ने यहाँ पे क्या सोचा है, लेकिन वो फिर भी फैंग से कहता है कि चलो हेवनली सेक्ट वापस चलते हैं और मैं राइडर को इतनी तेज चट्टे मारूंगा कि उसका मुंह नीला हो जाएगा। जिसके 3 दिन बाद जब वो दोनों हॉल में पहुंचते हैं तब सभी लोग लू चेंग से यही पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर चले गए, लेकिन तुम क्यों नहीं जा पाए। जिस पे लू चेंग उनसे यही कहता है मोए मोए। इसीलिए कुछ एल्डर को तो इस बात के ऊपर भी शक होने लगता है कि लिंग यान सच में ऊपर गया भी है कि पीछे में अटक गया। लेकिन तभी एक एल्डर जिनका नाम जियांग हाई था वो कहते हैं कि उसने सक्सेसफुली वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन किया था, तो वो पक्का चला ही गया होगा। तभी एक और एल्डर जिनका नाम साओ फेंगनिंग था वो कहती है कि वो पहला बंदा है जिसने 3000 सालों के बाद हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन किया था। एल्डर मू रोंग लू चेंग से कहता है कि तुम्हारा मास्टर यहाँ से चला गया है अपने सफर के ऊपर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो यहाँ का हेड मास्टर है जो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे आ जा सकते हो। उसी टाइम पे एल्डर जियांग हाई लू चेंग से पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें वो टेक्निक बताई है कि उसने किस तरह से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन किया था। जिससे लू चेंग तुरंत समझ आता है कि ये सभी लोग उसे फिर से बकरे की तरह हलाल करने वाले हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। और लू चेंग को अच्छे से पता था कि सिस्टम उसे दोबारा जिंदा नहीं करेगा, इसीलिए वो साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा कोई तरीका होता तो मास्टर पहले ही उन्हें देके चला जाता। जिसके बाद वो सभी एल्डर इस बारे में बात करने लगते हैं कि लिंग यान यहाँ से पहले ही जा चुका है, इसीलिए फ्लोटिंग क्लाउड जो हेवनली सेक्ट है उसकी ताकत आधी हो चुकी है, इसीलिए अगला सक्सेसर जिसे चुना जाएगा उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो फिर से सेट को उतना ही ताकतवर बना सके जितना कि लिन यांग था। लू चेंग ये बात हमें काफी आसान शब्दों में समझाता है कि फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर हेवनली सेक्ट 8 सेक्ट में से सबसे पहला बड़ा सेक्ट है और करीब 100 सालों पहले लिन यांग ने एक फैसला किया था कि वो अपने सेट को इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर लेके जाएगा और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करेगा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी और कई सारे लोगों की जान चली गई। इससे हेवनली सेक्ट काफी नुकसाने में आ गया, जिसके बाद जितने भी लोग थे उन सभी की कल्टीवेशन काफी देर तक रुकने लगी। इसलिए ओल्ड जनरेशन का सबसे ताकतवर बंदा लिंग यांग था। उसके बाद बाकी सभी एल्डर्स आते हैं और धीरे धीरे करके जितने भी एल्डर्स आते हैं उन सभी की कल्टीवेशन एक रियलम में जाने के बाद रुक जाती है और वो लोग आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक नए रूल को लागू किया गया था कि जितनी भी यंग जनरेशन होगी उनको ही कैंडिडेट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी होती है अगर उन्हें बचपन से ही अच्छे रिसोर्स दिए जाएं तो वो लोग पैट्रियार्च के लेवल तक जाके कल्टीवेट कर सकते हैं और उनकी कल्टीवेशन भी नहीं रुकेगी। आसान शब्दों में जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं उनकी कल्टीवेशन एक टाइम बाद रुक जाती है, लेकिन जो नई जनरेशन के लोग होते हैं उनकी कल्टीवेशन नहीं रुकती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यंग जनरेशन के लोगों को ही सक्सेसर के कैंडिडेट के रूप में माना जाता है, जैसे कि फेंग, लू चेंग और किंग यू। इसीलिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो उन्हीं के ऊपर खर्चा किए जाते हैं। इसके बाद जब उनमें से कोई एक बंदा एक ताकतवर पार्टियाज बन जाता है तब उसको पार्टियाज की पोजीशन दे दी जाती है। मू रोंग लू चेंग से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन काफी कम है और वो पहले ही 18 साल का हो चुका है और लू चेंग की जगह पे फेंग और किंग यू का जो टैलेंट है वो उसे कई गुना ज्यादा है। लू चेंग को भी इस बारे में पता था कि वो काफी कमजोर है, लेकिन चीजें अब उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। वहीं पे मू रोंग
लूचेंग से कहता है कि अब वो और ज्यादा सक्सेसर के कैंडिडेट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लूचेंग मुरोंग से कहता है कि तुमने पहले ही निर्णय ले लिया लेकिन अभी तक किसी चीज के बारे में पता नहीं लगाया है। जिसके बाद लूचेंग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लूचेंग सीधा की रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अंदर आ चुका था, जिसको हम लोग अब से BL कहेंगे। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन वहीं पे लूचेंग ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक रियलम को पार कर लिया, जो कि काफी बड़ी बात थी। इससे फेंग और किंग यू दोनों ही हैरान हो गए थे कि लूचेंग ने इतने जल्दी से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया है। जिसके बाद किंग यू लूचेंग से कहते हैं कि वो जल्दी ही BL के अंदर आ जाएगी और उसे टक्कर देना शुरू कर देगी। मुरोंग जैसे ही देखता है कि लूचेंग के पास उसका टैलेंट वापस आ चुका है, इसीलिए वो सबसे कहता है कि अब लोग इंतजार कर सकते हैं कि कौन कितनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है। लेकिन लूचेंग बीच में बोलता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, अब से मैं ही यहाँ का नया पैट्रियार्च बनूंगा। इसके बाद लूचेंग उन सभी लोगों को एक टोकन दिखाता है और उनसे कहता है कि अब से मैं ही हेवनली सेट का नया लीडर हूँ और तुम सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे ये खुद दिया था। सभी लोग इस बात से हैरान हो गए थे कि लूचेंग के हाथों में लिंग यांग का टोकन है और वो सभी लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि लूचेंग के पास टोकन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्ट का नया लीडर बन जाएगा। एल्डर फेंगनिंग लूचेंग से कहती है कि अगर उसके पास टोकन है इसके बावजूद वो लोग टियान को नया लीडर नहीं मानेंगे, जिसपे लूचेंग उनसे कहता है कि जो भी उसे नया पैट्रियार्च नहीं मानेंगे तो लूचेंग उन्हें एल्डर की पोजीशन से हटा देगा, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद लूचेंग एक डिसाइबल से पूछता है कि वो किसको पैट्रियार्च बनाना चाहेगा, किसी बूढ़े को जो कि 100 सालों से एक ही रियलम के ऊपर अटका हुआ है या फिर किसी ऐसे नौजवान को जिसने 3 दिनों के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उन सभी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लूचेंग लीडर होने के लिए लायक नहीं है, जिसमें उनमें से कोई भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। जिसके बाद लूचेंग उन सभी लोगों से इसी तरह की कई सारी बातें करता है, जैसे कि उनका ये मकसद सिर्फ इसीलिए किया गया था जिससे कि हेवन की ताकत को छुपाया जा सके और यंग टैलेंट का होने का यही मतलब था। अगर वो लोग इसी तरह से ही खुद को ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो जितने भी मिलिट्री है बाकी सभी लोग भी उनके ऊपर से विश्वास खो देंगे और उनका कहना नहीं सुनेंगे। और लूचेंग इसी तरह से कई सारी बातें कहता है जिनके पास उनका कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो सभी लोग धीरे धीरे करके लूचेंग के चक्कर में मैनिपुलेट होते रहते हैं। जियांग है इस बात को काफी अच्छे से जानता था कि लूचेंग किस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वो लूचेंग के साथ ही मिल जाता है और कहता है कि लूचेंग का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। हम देखते हैं कि किंग यू जल्दी से आगे बढ़ती है और वो लूचेंग से कहती है कि तुमने कहा है कि तुम्हारा टैलेंट हम दोनों से काफी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सच में ऐसी काबिलियत है कि तुम मुझको यहाँ पे हरा सकते हो। इसके बाद किंग यू लूचेंग को वहाँ पे फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। एल्डर फेंगनिंग भी लूचेंग से कहते हैं कि इस बात के अंदर पॉइंट है, लेकिन लूचेंग आगे से कहता है कि सिर्फ एक मूव के अंदर ही वो किंग यू को हरा देगा। अगर लूचेंग ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर वो अपनी पोजीशन को किंग यू के हवाले कर देगा, जिससे किंग यू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आगे से स्पिरिट मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेती है, जिसके अंदर से एकदम कतई मैजिकल पावर रिलीज हो रही थी। हमें पता चलता है कि एल्डर फेंगनिंग ने किंग यू को ये वेपन कल ही दिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि इसके साथ वो लोग आसानी के साथ जीत जाएंगे। बाकी दोनों एल्डर को पूरा यकीन था कि लूचेंग यहाँ पे हारने वाला है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद जो फाउंडेशन होती है वो थोड़ी सी अजीब होती है, जिसको सेटल होने के लिए काफी टाइम लगता है। क्योंकि लूचेंग के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे हारा जाएगा। किंग यू अपनी स्वॉर्ड लेके लूचेंग की तरफ आगे बढ़ती है और साथ ही में काफी ज्यादा पावर भी रिलीज हो रही थी। और जब वो लूचेंग से टकराती है तब वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, जिससे वहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे वो सभी हैरान रह गए थे और उन सभी को लूचेंग की चिंता होने लगती है, कहीं लूचेंग इस अटैक के चलते मारा तो नहीं गया। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि लूचेंग को कुछ भी नहीं हुआ था और उसने बड़ी आसानी के साथ किंग यू की जो स्वॉर्ड थी उसको अपने हाथों से ही रोक लिया था। और वो किंग यू से कहता है कि तुम्हारा अटैक बहुत कमजोर है। लूचेंग हमें बताता है कि वो इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। दरअसल लूचेंग ने लगातार 3 दिनों तक हेवनली ट्रिब्यूलेशन के झटके खाए थे और हर एक झटके के बाद उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। और बेशक क्योंकि लूचेंग ने इतने सारे झटके खाए थे तो वो ताकतवर हो चुका था, क्योंकि उसने कसम खा ली थी कि वो लिन यांग को मार के ही रहेगा और भले चाहे उसके लिए अपनी बॉडी को बलिदान ही क्यों न करना पड़े। इसीलिए किंग यू का स्पिरिट मैजिक वेपन उसके सामने कुछ भी नहीं था। जिसके बाद लूचेंग वहाँ पे अपने ट्रिब्यूशन को रिलीज करता है, जिसको हम लोग अब से लाइटनिंग कहेंगे। और उस लाइटनिंग के बाहर निकलने की वजह से किंग यू हल्का सा पीछे हट जाती है। जिसके बाद लूचेंग किंग यू से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसके ऊपर अपनी टेक्निक इमोर्टल सूत्रा का इस्तेमाल करने वाला था। एल्डर फेंगनिंग उसे रुकने को कहती है, लेकिन इसके बावजूद लूचेंग किंग यू
किंग्यू के ऊपर अपने इमोर्टल सूतरा का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे एक जबरदस्त पावर रिलीज होती है। हम देखते हैं कि वो बिजली का झटका जैसे ही किंग्यू को लगता है तो वो दूर जाके गिरती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और लुचेंग इसी तरह से इस मैच को जीत लेता है। जिसके बाद वो फैंग से पूछता है क्या तुमको भी मेरे साथ फाइट करनी है, जिसपे फैंग साफ मना कर देती है। एल्डर फैंगनिंग जल्दी से जाके किंग्यू को संभालती है और लुचेंग से कहती है कि मैंने तुमसे रुकने को कहा था तब तुम रुके क्यों नहीं। जिसपे लुचेंग आगे से कहता है मैंने सुना था लेकिन क्या करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। एल्डर फैंगनिंग लुचेंग से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो, बस तुमने अपनी फाउंडेशन को बनाया है। जिसके बाद एल्डर फैंगनिंग लुचेंग के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मैं अपने पार्टियाज के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि किस तरह से अपने बड़ों से बात की जाती है। लुचेंग आगे से कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं एल्डर फैंगनिंग आगे से अपनी कल्टीवेशन को यूज करती है तो एनर्जी का एक हाथ उड़ते हुए जाता है लुचेंग की तरफ। लुचेंग आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। मोरांग को लगा था कि लुचेंग अब मारा गया होगा इस अटैक की वजह से, लेकिन उसकी आंखें फट जाती हैं ये देख के कि लुचेंग को एक खरोच तक नहीं आई थी और उसने बड़ी आसानी के साथ एल्डर फैंगनिंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जिसके बाद एल्डर लुचेंग के ऊपर जल्दी से अगला अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तो हम देखते हैं कि लुचेंग आगे से सेक्ट की जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन थी उसको एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वहाँ पे पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग इस बात को देख के हैरान थे कि लुचेंग सेक्ट की जो फॉर्मेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन लुचेंग बड़ी आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ तक कि तीनों एल्डर भी ये देख के हैरान हो गए थे कि लुचेंग इसे कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन बाद में उन सभी को पता चल जाता है कि लुचेंग असल में लिंग यान के टोकन का इस्तेमाल कर रहा था फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। लुचेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एल्डर फैंगनिंग को उन जंजीरों में जकड़ लेता है और वो जंजीरें जैसे जैसे टाइट होती जाती हैं तो फैंगनिंग अपने घुटनों पे आ जाती है, जिससे एल्डर मोरोंग काफी हैरान हो जाते हैं कि लुचेंग के पास इस तरह की भी ट्रिक है। हम देखते हैं कि एल्डर फैंगनिंग लुचेंग से कहते हैं कि तुम कितनी देर तक इसे कंट्रोल कर पाओगे, कभी तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई जिसके बाद मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। लुचेंग आगे से कहता है कि तुमने सही गैस किया है, लेकिन मास्टर ने मुझे ये टोकन दिया है और उन्होंने ही मुझे ये पोजीशन दी है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन के लिए क्यों न लड़ूं और मैं कैसे किसी को अपनी पोजीशन दे सकता हूं और मेरे सिवा कोई भी इस टोकन का यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए एल्डर फैंगनिंग अच्छा यही होगा कि आप मुझे फोर्स मत करिए आपको मारने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे फोर्स करती हो इस पूरे सेट की पावर को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद तुम भले ही क्यों ना मरो, लेकिन इसकी जो दर्द होगा वो असहनीय होगा और तुम खुद धीरे धीरे मर जाओगे क्योंकि तुम वो पेन सहन ही नहीं कर पाओगी। जिससे एल्डर फैंगनिंग काफी हैरान हो जाते हैं कि लुचेंग पगला चुका है और वो किसी भी कीमत पे उन्हें मार सकता है। जियांग है साओ से कहता है कि क्योंकि खुद लियांग यांग ने ही इसे ये मौका दिया है तो फिर हमें भी लुचेंग को ये मौका देना चाहिए और वैसे भी बिना टोकन के लुचेंग उसे कंट्रोल ही करता है और अगर ये टोकन यहाँ पे नहीं रहता है तो सेट की जो कोर फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाएगी और यहाँ पे जितने भी सीक्रेट ट्रेजर्स और प्लेसेस हैं वो सभी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और आप इसका अंजाम काफी अच्छे से जानती हैं। इसीलिए फैंगनिंग भी आगे कुछ भी नहीं कह पाती है और वो अपने सर को झुका लेती है। मोरंग लुचेंग से कहता है कि तीनों एल्डर ने ये फैसला किया है इसीलिए मैं बीच में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, इसीलिए तुम सेट के एक नॉर्मल से पैट्रियार्च रह सकते हो टेम्परेरीली, लेकिन अगर तुम फ्यूचर में इस पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते हो तो फिर हम तीनों एल्डर आगे बढ़ेंगे और तुमसे उस पोजीशन को छीन लेंगे और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिससे लुचेंग समझ आता है कि मोरंग ने उसे अभी के लिए तो पोजीशन दे दी है, लेकिन फ्यूचर में वो दोबारा इस पोजीशन को छीनने की कोशिश जरूर करेगा। और लुचेंग को ये भी अच्छे से पता था कि वो फैंगनिंग की तरह मोरंग को नहीं संभाल सकता है क्योंकि मोरंग काफी शक्तिशाली है और उसके ऊपर ये ट्रिक बार बार काम नहीं करेगी क्योंकि ये टोकन वैसे भी लुचेंग का तो है नहीं। लुचेंग तो बस सिस्टम की मदद से इस टोकन को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं तो लुचेंग के पास तो कोई ताकत है ही नहीं। इसलिए लुचेंग ने फैंगनिंग को हराने के लिए टोकन की पावर का इस्तेमाल किया और दिखावा किया, जिसके साथ ही उसने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो फैंगनिंग को संभाल सके। जिसके बाद लुचेंग फैंगनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़े दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार फिर से ऐसी गुस्ताखी की गई तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। जिसके बाद लुचेंग थ्रोन के पास उतर आता है और लोगों से पूछता है कि किसी को अब कोई दिक्कत है। इस पे वो सभी लोग लुचेंग को रिस्पेक्ट देते हैं और दिखाते हैं कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद लुचेंग थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वो अब से हेवनली सेक्ट का नया लीडर है और नया पैट्रियार्च है। जिसके बाद वो फैंग और किंग्यू को अपना लेफ्ट एंड राइट हैंड बना लेता है और वो दोनों लुचेंग को मना भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि लुचेंग अभी पैट्रियार्च है। इसके बाद लुचेंग सोचता है कि हेवनली सेक्ट की जितनी भी चीजें हैं अब वो सभी
उसकी होंगी। एल्डर से लेके 1000 डिसाइपल तक वो सभी उसके हैं। और लुचेंग सोचता है कि वो यहाँ पे एक नई नींव बनाएगा, एक नई फाउंडेशन की शुरुआत करेगा। इसके बाद लुचेंग सोचता है कि चलो अब सिस्टम के न्यू फीचर्स को देखने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद अगला सीन ग्रीन बैम्बू पीक का होता है। हम लोग वहाँ पे लुचेंग को देखते हैं जो कि बार बार लाइटनिंग को खाया जा रहा था और लुचेंग अपने माथे के निशान को छूते हुए कहता है कि जब सिस्टम आया था तब ये निशान भी उसी के साथ आ गया था। और जब भी लुचेंग सिस्टम का यूज करता है तब इस माथे के ऊपर लाइट चमकने लगती है और यहाँ पे एक मिस्टीरियस पावर फ्लो होने लगती है। और लुचेंग को अभी भी नहीं पता चला था कि ये सिस्टम कहाँ से आया है और ये क्यों आया है और उसको ये किस तरह से मिला है और इसके पास ये पावर्स कैसे हैं। इसके बारे में लुचेंग को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। और लुचेंग जब भी बिजली के झटके खाता है तो अगले वाला बिजली का झटका और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। और लुचेंग की बातों से हमें पता चलता है कि लुचेंग को डेली बिजली के झटके खाने ही पड़ते हैं क्योंकि ये सिस्टम के रूल की तरह है। अगर लुचेंग इन्हें नहीं खाता है तो वो अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाएगा और साथ ही में लुचेंग को अपनी ताकत भी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि अगर वो अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाएगा तो वो बिजली के झटकों की ताकत से ही मारा जाएगा। जिसके बाद लुचेंग सिस्टम की मॉल को ओपन करता है तब वहाँ पे कई सारे ट्रेजर थे और वहाँ पे काफी सारे हाई ग्रेड और हाई क्लास के ट्रेजर रखे हुए थे जिनको देख के तो हाई लेवल के कल्टीवेटर पे जलने लगे। लेकिन इनको खरीदने के लिए टियान को मॉडल पॉइंट की जरूरत थी और टियान ने ऐसा कुछ असली जिंदगी में नहीं सुन रखा होगा, ये जरूर सिस्टम का कोई टास्क ही होगा। इसीलिए टियान सोचता है कि उसको ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। उसी टाइम पे सिस्टम लुचेंग को कुछ नए मिशन देता है पूरे करने के लिए और उनको पूरा करने के बदले में उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे। उनमें से पहला मिशन ब्रेक थ्रू करके तीसरे रियलम पे जाने पे था और दूसरा मिशन किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के था। लेकिन टियान क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था इसीलिए वो चुपचाप आइटम्स को एब्जॉर्ब करने के बारे में ही सोचता है। इसके बाद लुचेंग जब बाग से बाहर निकलता है तब वहाँ पे फेंग और किंग यू उसकी रखवाली के लिए बाहर खड़े थे। किंग यू लुचेंग से कहती है कि लुचेंग उसका बस इस्तेमाल कर रहा है फेंगनिंग को धमकाने के लिए, जिसपे लुचेंग उसे कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो तुम क्या कर लोगी। और वैसे भी पैट्रियार्च की प्रोटेक्टर होना कोई लो पोजीशन नहीं है और वैसे भी किंग यू ने एक बार पहले ही कहा था कि किसी का टैलेंट किसी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और लुचेंग को ये बात हमेशा से याद रहेगी। लुचेंग उन लोगों से कहता है कि वो उनके लिए चीजों को ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद टियान सीधा जाके जियांग हाई से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने टियांग के लिए साइड क्यों ली थी, जिसपे जियांग हाई उसे साफ बता देता है कि वो लिंग यांग को करीब 100 सालों से जानता है और उसे काफी अच्छे से पता है उसको लिंग यांग ने सेट नहीं किया है। लुचेंग को कहीं न कहीं से इसकी ताकत पता चल गई होगी और जियांग हाई ने सिर्फ लुचेंग की साइड इसलिए ली थी क्योंकि उसे हेवनली सेट की चिंता थी कहीं उसकी वजह से चीजें बिगड़ ना जाए। इसलिए जियांग हाई लुचेंग से कहता है कि लुचेंग को जियांग हाई को कोई वजह देनी पड़ेगी जिससे जियांग हाई लुचेंग की साइड हमेशा रहे और उसकी हेल्प करता रहे। जिसपे लुचेंग जियांग हाई को सब कुछ बता देता है कि वो हेवनली ट्रिब्यूशन को समन कर सकता है। थंडर बोल्ट बॉडी है जिसके साथ वो हेवनली ट्रिब्यूशन को समन कर सकता है, जिससे जियांग हाई हैरान हो जाता है और वो लुचेंग से पूछता है क्या ये सच है। लुचेंग मन में सोचता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लुचेंग को ऐसा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी और लुचेंग किसी की खातिर ऐसा क्यों करेगा। बस लुचेंग ने जियांग हाई को खट्टी टॉफी दी है ताकि जियांग हाई उसकी साइड पे आ जाए। जियांग हाई लुचेंग से पूछता है कि उसको क्या चाहिए, जिसपे लुचेंग उसे बताता है कि जियांग हाई को लुचेंग की मदद करनी है उसकी कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ाने में, जिसके लिए जियांग हाई मान जाता है। जिसके बाद जियांग हाई लुचेंग को हेवनली सेट की सीक्रेट प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स को छुपा के रखा गया था, लेकिन इन ट्रेजर्स को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल था। लेकिन लुचेंग के पास जो टोकन था शायद उसकी मदद से लुचेंग उन सभी ट्रेजर्स को बाहर निकाल सकता है। जियांग हाई इतना सब बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लुचेंग टोकन को बाहर निकालता है और अपने लिए कोई ट्रेजर बाहर निकालने लगता है और टोकन से कहता है कि कोई ऐसी चीज चुनना जो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी हो। और जब वो आइटम बाहर आता है तब लुचेंग को पता चलता है कि ये आइटम एशियन क्लाउड वाटर फ्रेगमेंट है। सिस्टम लुचेंग से पूछता है क्या वो इसको एब्जॉर्ब करना चाहेगा, जिसके लिए लुचेंग इजाजत दे देता है। जिसके बाद सिस्टम वहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट थे उन सभी को डिवोवर कर लेता है। लुचेंग जैसे ही उन सभी को डिवोवर करता है तो उसकी जो फॉर्मेशन थी वो सेकंड लेवल पे आ जाती है, जो कि काफी खतरनाक बात थी क्योंकि इतनी जल्दी लेवल बढ़ पाना काफी अजीब बात थी। लुचेंग सोचता है कि अगर वो इसी तरह से ही हेवनली सेट के जितने भी ट्रेजर्स हैं उन सभी को धीरे धीरे करके डिवोवर करता रहा तो उसकी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम लोग जुआन सुई सेट को देखते हैं जहाँ पे हम लोग 2 डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनमें से एक डिसाइपल काफी घबराया हुआ था क्योंकि हाल ही में सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी की अनजान तरीके से मौत हो रही थी। लेकिन जो दूसरा डिसाइपल था वो पहले वाले डिसाइपल से कहता है कि उसे डरने की बात नहीं है, अगर खूनी उनकी आंखों के सामने में आ जाता है तो ये उसी की बुरी किस्मत होगी
होगी क्योंकि ये वाला डिसेपल उसे आसानी के साथ मार देगा। लेकिन जब वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे तभी पहले वाले डिसेपल का कोई गला अचानक से काट देता है और जब दूसरा डिसेपल पीछे मुड़ के देखता है तब वो किलर उसका भी गला आसानी के साथ काट के उन दोनों को ही एक ही झटके में मार देता है। जिसकी अगली सुबह हम लोग जियांग हाई को देखते हैं और जब वो लुचेंग से मिलने के लिए जाता है तब उसको पहली नजर में ही पता चलता है कि लुचेंग सेकंड लेवल पे आ चुका है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने जो दाव लुचेंग के ऊपर लगाया है वो सच में कामयाब होगा। जिसके बाद जियांग हाई जुआन सुई सेट के अंदर जो भी चीजें हो रही थी उनके बारे में लुचेंग को बता देता है और ये भी बताता है कि जब हेवनली सेक्ट ने उनके लिए मदद करने को बोला तब जुआन सुई सेक्ट ने मदद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल वो लोग इस बात से चिंता में है क्योंकि लुचेंग ने अभी अभी हेवनली सेक्ट को ज्वाइन किया है, इसीलिए उन लोगों को लुचेंग के टैलेंट के ऊपर शक हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी रिश्ते थे हेवनली सेक्ट के साथ उन्हें तोड़ लिया है। इसीलिए जियांग हाई चाहता था कि लुचेंग वहां पे जाए और उनकी पर्सनली मदद करे जिससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि हेवनली सेक्ट अभी भी उनके साथ रहना चाहता है और इसी से वो लोग लुचेंग के असली टैलेंट को भी देख लेंगे कि लुचेंग के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। लुचेंग भी जुआन सुई सेट के लिए जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हम लोग जुआन सुई सेट के मास्टर को देखते हैं जिनका नाम सोंग युआन था। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे उन सभी लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लुचेंग के साथ में एक नया बंदा आया था जिसको ये काम दिया गया था कि लुचेंग की उसे रखवाली करनी है और इसका नाम हे यू है और ये सच में काफी शक्तिशाली कल्टीवेटर है। इसी के साथ हम लोग वहाँ पे फेंग और किंगयू को भी देखते हैं और सोंग युआन उन सभी लोगों को देख के काफी हैरान हो गया था क्योंकि उनके पास कमाल का टैलेंट था। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को हॉल के अंदर देखते हैं और हम लोग सेक्ट के वाइस मास्टर होंगया को देखते हैं जो कि लुचेंग को अपने रिस्पेक्ट जाहिर करते हैं। लुचेंग भी उन लोगों से काफी अच्छे से बात करता है और वो हर एक चीज को नोटिस करता है कि जुआन सुई सेक्ट वालों ने उसके साथ जरा से भी बदतमीजी नहीं की है और उन्होंने इस बात का यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया है कि वो लोग लुचेंग के पैट्रियार्च होने से नाराज है। उसी टाइम में वहाँ पे मास्टर का बेटा भागते हुए आता है जिसका नाम टियान लिन था और वो उन लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि एक डिसेपल की मौत फिर से हो गई है। लेकिन सोंग युआन अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि वो बीच में ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन लुचेंग उन्हें शांत करता है और बताता है कि जब बात डिसेपल की जिंदगी और मौत की होती है तब लुचेंग को इन सभी चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी वो यहाँ पे इसी मामले को सॉल्व करने के लिए आया है न कि किसी गेस्ट की तरह। जिसके बाद लुचेंग टियानलिन से कहता है कि वो जो भी बात यहाँ पे कहने के लिए आया था वो बताए। टियानलिन उन लोगों को बताता है कि उनके एक और ऑर्डर डिसेपल की मौत हो गई है और बॉडी को देख के कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। टियान डेड बॉडी को खुद देखने के लिए इजाजत मांगता है तो वो लोग टियान को ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन टियान उनसे कहता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, उनके सभी डिसेपल की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। जहाँ पे हेयू भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था इसीलिए वो लोग टियान के खिलाफ नहीं जा सकते थे। और जब लुचेंग उस बॉडी को देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस बॉडी के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसके हर एक पार्ट को अलग कर दिया था। लुचेंग उस बॉडी को चेक करता है और बताता है कि अगर इसे काटा गया है तो ये बेशक किसी इंसान का किया गया काम है। लेकिन टियानलिन उन लोगों को बताता है कि जब वो यहाँ पे पहले आया था तब बॉडी की ये हालत नहीं थी। जिसके बाद वो बाहर खड़े गार्ड से कहता है कि तुमने दरवाजे को गार्ड नहीं किया था, जिसपे उसका बड़ा भाई बताता है कि ये दोनों की कल्टीवेशन काफी कम है और किलर जो कि डिसेपल्स को आसानी के साथ मार सकता है तो ये उन्हें देख ही नहीं पाए होंगे। जिसे टियानलिन इस गलती के लिए माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पे सोंग युआन आते हैं जो कि लुचेंग और हेयू से पूछते हैं कि उन्हें कुछ अजीब बात पता चली है। हेयू कहता है कि बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन लुचेंग उनसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक लुचेंग यहाँ पे है तो वो लोग रात को जरूर कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएंगे और लुचेंग उन्हें पकड़ लेगा। जिसके बाद हम लोग किलर्स को देखते हैं और किलर्स उन्हीं लोगों में से एक थे जो कि लुचेंग के साथ थे क्योंकि उन्हें इस बारे में पता था कि लुचेंग ने कहा था कि वो लोग रात में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि लुचेंग बस एक नॉर्मल सा बच्चा है जो कि अपनी कल्टीवेशन को जल्दी बढ़ा रहा है। अगर लुचेंग उनके प्लान के बीच में आता है तो वो लोग उसे भी आसानी के साथ मार देंगे। इसी के बाद हम लोग लुचेंग को देखते हैं जो कि सिस्टम की विंडो पे कुछ चेक कर रहा था। दरअसल सिस्टम ने टियान को जो बिजली के झटके थे उसकी पावर कंट्रोल करने की इजाजत दे दी थी जो कि लुचेंग के लिए काफी ज्यादा आराम की बात थी क्योंकि जब भी बिजली के झटके लुचेंग के ऊपर गिरते थे तो वो काफी शक्तिशाली होते थे जिनको सहने में उसकी हालत खराब हो जाती थी। जिसके बाद लुचेंग जब ये सब कुछ सेटिंग कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जैसे कि जमीन हिलने लगी हो और जब वो बाहर जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि किंगयू वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे जिसने अपनी शॉट के साथ एक बड़े से पेड़ को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और जब लुचेंग उसे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है तो किंगयू गुस्सा होकर कहती है कि उसने हर किसी को काम पे लगा दिया है, सिर्फ किंगयू को अकेला क्यों छोड़ दिया, वो ही उसके दरवाजे
दरवाजे पे खड़ी होके उसको गार्ड क्यों करे, जिसपे लोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि किंगयू के कैरेक्टर को देखते हुए वो उसको इस तरह का काम कैसे दे सकता था। अगर लोचंग इसी तरह का काम किंगयू को करने के लिए देता तो वो भागते हुए सीधा टियानलिन के पीछे चली जाती और उससे ही पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ किया है ना, जिसपे लोचंग वहाँ पे ये बहाना बना देता है कि फेंगयू की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है, इसीलिए लोचंग ने उसे छोटा मोटा काम दिया है, बाकी जो मेन काम है वो तो किंगयू और लोचंग रात में जाके करेंगे। लेकिन लोचंग की ये सारी बातें फेंग वहाँ पे सुन लेती है जो कि भागते हुए आ रही थी, इसीलिए वो रोते हुए लोचंग से कहती है कि वो ज्यादा काम नहीं आ सकती है लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। लोचंग उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम उदास मत हो। इसके बाद फेंग लोचंग को बताती है कि वो टियानलिन से पूछताछ करने के लिए गई थी लेकिन उसको कुछ भी जरूरी चीजें पता नहीं चली है। जिसके बाद जो डिसाइपल वहाँ पे मरा था वो बस एक ऑर्डिनरी डिसाइपल था और कुछ भी ज्यादा संदेहजनक नहीं था। जिसके बाद फेंग लोचंग को उन सभी मरे हुए लोगों के बारे में बता देती है जो अभी तक मारे गए थे। लोचंग जब उनके बारे में पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि जितने भी डिसाइपल मारे गए थे वो सभी की रिफाइनिंग और फाउंडेशन बिल्डिंग की स्टेज पे थे, जो कि काफी अजीब बात थी। जिसके बाद लोचंग किंगयू से कहता है कि एक जरूरी काम अब किंगयू को करना है। जिसके बाद रात के टाइम में हम लोग किंगयू को देखते हैं जो कि जितने भी लोग मरे थे उन सभी लोगों की लाशों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे किंगयू काफी गुस्सा हो गए थे क्योंकि लोचंग ने कहा था कि वो किंगयू को कोई जरूरी काम देगा लेकिन ये तो बस रखवाली करने वाला काम हो गया। लेकिन जब वहाँ की मोमबत्तियां बुझ जाती हैं इससे किंगयू काफी डरने लगती है, लेकिन वो बाद में अपनी शॉट को दिखाते हुए कहती है कि मैं ताकतवर हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। लेकिन जो कॉफिन वहाँ पे रखे हुए थे वो टूट जाते हैं और उनके अंदर से डेड बॉडी बाहर निकलती है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, बोले तो ज़ॉम्बी लग रहे थे। लेकिन उस डेड बॉडी को देख के किंगयू काफी हैरान हो गए थे क्योंकि ये सुबह वाली ही डेड बॉडी थी जिसके सारे पार्ट्स कट चुके थे लेकिन ये फिर से जुड़ गए। जिसके बाद वो डेड बॉडी जल्दी से बाहर निकलती है और वो किंगयू के ऊपर अटैक कर देती है। किंगयू जल्दी से अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो बैरियर इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसीलिए वो ज़ॉम्बी आसानी के साथ उसको तोड़ देता है और किंगयू के ऊपर अटैक करता है, जिससे किंगयू काफी ज्यादा पीछे हट जाती है। जिसके बाद किंगयू वहाँ पे अपनी टेक्निक को निकालती है और उसके साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है लेकिन हम लोग देखते हैं कि किंगयू वहाँ से उड़ते हुए बाहर निकलती है। लोचंग जल्दी से आगे बढ़ता है जो कि किंगयू को हवा में ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम चीजों को हैंडल ना कर पाओ तब तुम मुझे बुला लेना है, तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। जिसपे किंगयू उसे कहती है कि ये बस एक नॉर्मल सी चीज है, मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन लोचंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और जल्दी से अपने हाथों में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उस डेड बॉडी के ऊपर अटैक करता है और एक ही बार में उस डेड बॉडी के सर के ऊपर अटैक करके आसानी के साथ हरा देता है। लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी जितने भी कॉफिन्स रखते हुए थे वो सभी टूटते हैं और उनके अंदर से जितनी भी डेड बॉडी थी वो सभी बाहर निकलने लगती है। किंगयू ये सब कुछ देख के काफी हैरान हो रहे थे कि उसी के बाद वहाँ पे एक ब्लैक एनर्जी आती है जो कि उन सभी डेड बॉडीज के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है जिससे वहाँ पे जो घर बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जितना सोचा था यहाँ पे उससे और ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। किंगयू लोचंग से पूछती है कि अब ये चीज क्या है, जिसपे लोचंग उसे बताता है कि ये क्रॉप्स पपेट है जिसके स्पेशल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इन सभी डेड बॉडीज को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जब ये बॉडी जिंदा होती है तब इनकी पावर काफी ज्यादा होती है, लेकिन जब ये क्रॉप्स पपेट बन जाती हैं तब इनकी पावर आधी हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये सभी क्रॉप्स की रिफाइनिंग और फाउंडेशन बिल्डिंग में थे इसीलिए इस सभी पपेट्स की ताकत काफी ज्यादा होगी। किंगयू लोचंग से कहती है कि जब तुमको इसके बारे में पहले से ही पता था तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे ये सब कुछ गार्ड करने के लिए क्यों कहा। इस पे लोचंग वहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पे रक्षा करूंगा। यहाँ तक कि लोचंग को भी इस सीक्रेट मेथड टेक्निक के बारे में नहीं पता चला था। ये तो कहो लोचंग के पास सिस्टम था तो उसे उसकी मदद से पता चल गया था, क्योंकि जब लोचंग ने इस लाश को पहली बार देखा था तब उसे पता चल गया था कि जिस तरीके से मेरिडियंस को काटा गया है वो किसी यूनिक इवल टेक्निक तरीका है। इसीलिए लोचंग ने सिस्टम की मदद ली और उसे पता चली थी। सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि लोचंग एक मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट कर रहा है जिसकी स्ट्रेंथ कतई खतरनाक लेवल पे है। हम लोग देखते हैं कि जब लोचंग वहाँ पे अपनी लाइटनिंग को रिलीज करता है तब वो एक ही बार में उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके जितने भी टुकड़े थे वो आसमान से बारिश की तरह नीचे बह रहे थे, जिससे वो सभी लोग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि लोचंग ने एक ही अटैक में उस ज़ॉम्बी जायंट को मार डाला। जिसके बाद सॉन्ग युवान जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो लोचंग की तारीफ करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले नहीं देख पाए थे कि लोचंग इतना शक्तिशाली है। लेकिन लोचंग उनसे कहता है कि मैं इन मीठी बातों के अंदर नहीं आने वाला हूँ, मुझे पहले से ही पता है कि ये ज़ॉम्बी पपेट
किस तरह से बना था और मुझे इसके बारे में भी अंदाजा है कि वो आउटर डिसेपल किस तरह से मारे जा रहे थे। जिसपे सॉन्ग युवान लोचक से कहता है क्या वो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है। वहीं पे हम लोग टियान लिन को देखते हैं जिसके चेहरा का रंग हल्का सा उड़ गया था और लोचक इस चेहरे को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और सोचता है कि ये पहले से काफी अलग लग रहा है। यहाँ तक कि जब मैं इसे पहले बुला था तब ये सॉन्ग युवान के ऑर्डर्स को भी नहीं सुन रहा था और लोचक टियान लिन से कहता है कि तुमको इसके बारे में पहले से ही पता होगा। टियान लिन हैरान होकर पूछता है कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, जिसपे लोचक उसे बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोगों की मौत हुई है वो कल्टीवेशन में गलत तरीके से कल्टीवेट करने की वजह से हुई है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसे जानबूझ के किया जा रहा था। लोचक उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे एक टेक्निक होती है जो कि असली की को सेक्रीफाइस में बदल के एक जिंदा इंसान को मैजिकल वेपन में बदल सकती है, जिससे वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और ये जो टेक्निक होती है इसकी की मेरिडियन के फ्लो के साथ बहती है, इसीलिए ये की एब्जॉर्ब होके कल्टीवेटर के ब्लड और बोन मैरो में एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब कल्टीवेटर अपनी टेक्निक्स को कल्टीवेट करता है तब ये की जाके उसके ब्लड के साथ उसके कोर में मिक्स होने लगती है, जिसके बाद ये की अचानक से फट जाती है और कल्टीवेटर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसी तरह से लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि उसके साथ क्या हुआ या फिर इसकी मौत कैसे हुई। हेयू अपने मन के अंदर सोचता है कि लोचक कोई मामूली इंसान नहीं है जो उसको इस तरह की चीजों के बारे में पता है। जिसके बाद लोचक उन लोगों से कहता है और तुम लोगों को इसके बारे में इतनी चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम लोग भी इसी तरह की कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करते हो। टियान लिन कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है, लेकिन लोचक उससे कहता है कि अगले बंदे तुम ही हो सकते हो जो मरने वाला है। टियान लिन अपने फादर से कहता है फादर क्या मुझे बचाने का यहाँ पे कोई तरीका है, जिसपे सॉन्ग युवान उसे कहता है कि तुम्हारे बाप के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके। वहीं पे लोचक उन दोनों से कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में पहले से ही अंदाजा लग गया होगा क्योंकि तुम्हारा सेक्ट इस तरह के तरीके को कल्टीवेट कर रहा है और तुमको इसके बारे में भनक भी नहीं लगी। जिसपे सॉन्ग युवान लोचक को बताता है कि उसके बेटे को ये टेक्निक इनहेरिटेंस में मिली थी किसी की मुलाकात के चलते, जिसके बाद उसके बेटे ने इसे कल्टीवेट करना शुरू किया अपने कुछ दोस्तों के बारे में और उसे तो इसके बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं था कि ये टेक्निक इस तरह के गुड़ खिला सकती है। टियान उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा गलती से सेक्ट ऑफ हेड से तो नहीं टकरा गया था जहाँ से उसे ये टेक्निक मिली है, जिसपे उन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है और वो दोनों कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लोचक सॉन्ग युवान से कहता है कि उसने एक इवल टेक्निक को अपने सेक्ट को कल्टीवेट करने दिया जिसकी वजह से कई सारे डिसेपल्स की मौत हुई, इसीलिए जितने भी चीजें उसके सेक्ट के साथ हो रही है उन सभी का जिम्मेदार सिर्फ सॉन्ग युवान है और कोई नहीं। जिसको सुन के टियान लिन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो लोचक से माफी मांगते हुए कहता है कि वही इस टेक्निक को यहाँ पे लेके आया था, इसमें सेक्ट या फिर उसके फादर की कोई भी गलती नहीं है और उसको मारने से भी कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन अगर बाकी सभी डिसेबल की जिंदगी बचाई जा सकती है तो टियान लिन चाहता है कि वो सभी लोगों की जिंदगी बचा ली जाए। लोचक टियान लिन को इस तरह से भड़कते हुए देखता है तो वो पहले हल्का सा मुस्कुराता है, जिसके बाद उसे कहता है कि उसे इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, अगर ऐसी बात उसके साथ हुई है तो बेशक उसका सेक्ट भी एक विक्टिम है, यहाँ पे सारी गलती उस डिमोनिक सेक्ट की है। जिसके अगले सीन में हम लोग लोचक के हाथों में उस टेक्निक को देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके ट्रॉप्स पपेट्स को बनाया जाता है। किंग लोचक से पूछती है क्या वो सच में टियान लिन को ठीक कर सकता है और वहीं पे फैंग लोचक से पूछती है क्या उसको मदद की जरूरत है, जिसपे लोचक उन दोनों से कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और लोचक अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसके पास सिस्टम का सीक्रेट मेथड है तब तक वो आसानी के साथ इन सभी चीजों को निपटा लेगा और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद लोचक सॉन्ग युवान के पास जाता है तो सॉन्ग युवान उसे माफी मांगता है कि उनका सेक्ट एक सेक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। लोचक कहता है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद लोचक उन लोगों को बताता है कि उसने अपने सेक्ट के अंदर एक गिफ्ट को देखा था जो उन्हीं के सेक्ट ने एक गिफ्ट के तौर पे भिजवाया था और उस गिफ्ट का नाम था कियान गुवांग सुई मिरर और इस मैजिक वेपन का एलिमेंट वाटर है और इसीलिए ये इफेक्ट जो मार्शल आर्ट टेक्निक लोचक इस्तेमाल करने वाला है मेडिसिन बनाने के लिए ये उसके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए लोचक उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों के पास इसी तरह के और कई सारे मैजिक वेपन है तो लोचक उनका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जब वो पिल बनाए तो उनका इस्तेमाल करके लोचक इस तरह की इवल टेक्निक्स को आसानी के साथ न्यूलिफाई कर सकता है। बेसिकली लोचक सफेद कोट पहन के उन्हें लूटने वाला था। हियू भी अपने मन के अंदर
अंदर सोचता है कि ये बच्चा तो सच में कमीना है, ये तो डायरेक्ट उनसे उनकी चीजें छीने ले रहा है। जिसपे वहाँ के जितने बाकी सभी एल्डर्स थे वो सभी लूचक को वहाँ पे जाने के लिए मना करते हैं और वो लोग लूचक से पूछते हैं कि उसे किस तरह का मटेरियल और ट्रेजर चाहिए। वो लोग खुद ही लाके उसे दे देंगे, लेकिन लूचक कहता है कि जब भगवान ने उसे आंखें दी है तो वो खुद ही उस तरह के मटेरियल और मैजिक वेपन को ले लेगा। एक एल्डर कहता है कि लूचक बस उन्हें लूटना चाहता है, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गिलेड एल्डर कहता है कि उनका भाई और उनका नेफ्यू भी इसी तरीके से मरा था, इसीलिए वो लोग टियानलिन को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद सॉन्ग युवान जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो लूचक से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद सॉन्ग युवान लूचक को वहाँ पे ट्रेजर रूम के लेके अंदर जाता है और लूचक जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है तब सिस्टम उसे बता देता है कि उसे क्लाउड वाटर फ्रेग्रेंट की खुशबू आ रही है और सिस्टम लूचक से पूछने लगता है क्या इसे डिवोवर किया जाए। सॉन्ग युवान लूचक को बताता है कि उसके लिए एल्केमी रूम को रेडी कर दिया गया है और वो लूचक से पूछता है क्या उसे पूरा यकीन है कि वो पिल बना लेगा। जिसपे लूचक उसे कहता है यकीन रखो, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वहीं पे बाकी जितने भी एल्डर थे उन सभी को लूचक के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था, बल्कि उन लोगों को तो इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं लूचक उनके ट्रेजर रूम को पूरी तरीके से खाली न कर दे और ऐसा ना हो तो उसके लिए वो लोग टियानलिन की जिंदगी में गंवाने को रेडी थे। जिसके बाद लूचक उन लोगों से कहता है कि उसे बस कुछ ट्रेजर की जरूरत होगी, जिसके बाद उसे कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होगी और वो अकेले में मेडिसिन बनाएगा और उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद हम लोग लूचक को एल्केमी रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे लूचक फर्नेस के सामने बैठा हुआ था और वो बस पिल बनाने के लिए रेडी ही था। दरअसल लूचक का प्लान ये था कि वो सिस्टम के पॉइंट्स का यूज करेगा अपनी एल्केमी स्किल्स को लगातार ताकतवर बनाने के लिए और लूचक जैसे ही सिस्टम का यूज करता है तो वो एल्केमी स्किल को बढ़ा देता है और लूचक बिगिनर लेवल से डायरेक्ट मास्टर लेवल पे आ जाता है और लूचक को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके पास 100 सालों का एक्सपीरियंस आ चुका है। क्योंकि लूचक जब भी कोई पिल बनाने के बारे में सोचता तब उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पिल पहले भी बना चुका है। जिसके बाद लूचक वहाँ पे मेडिसिन पिल को बनाना शुरू करता है। जिसके बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को लेता है और एक साथ फर्नेस के अंदर डाल देता है और उन सभी को रिफाइन करना शुरू करता है। जिसके बाद अगला सीन कुछ घंटों बाद का होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर सभी लोग खड़े थे और लूचक के आने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद लूचक एल्केमी रूम से बाहर निकलता है। जिसके बाद लूचक उन लोगों को वो पिल दिखाता है और बताता है कि इस पिल को फावुदान पिल कहते हैं और भले ही ये हाई ग्रेड की नहीं है लेकिन इसका जो असर होगा वो उसके बराबर भी होगा। एक एल्डर लूचक से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे कि किसी छोटे मोटे कल्टीवेटर की बातों पे यकीन कर लेंगे। लेकिन सॉन्ग युवान उसे चुप होने को कहते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि उन सभी डिसाइपल्स को बुलाओ जो कि इवल टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन टियानलिन उन सभी लोगों को मना कर देता है और कहता है कि वो ही इस इवल टेक्निक को यहाँ पे लेके आया था, इसीलिए सबसे पहले वही पिल को ट्राई करेगा। लूचक उसे पिल देते हुए कहता है कि यही मैंने तुमसे उम्मीद की थी कि तुम्हारे अंदर इतना ही करेज होगा। जिसके बाद टियानलिन जैसे उस पिल को खाता है तब उसकी नसें बाहर उभरने लगती है और उसे काफी तेज दर्द होने लगता है और उसके अंदर से जो इविल पावर थी वो भी रिलीज होने लगती है। लेकिन टियानलिन चिल्लाते हुए अचानक से बेहोश हो जाता है, जिससे उन सभी लोगों को टियानलिन की चिंता होने लगती है क्योंकि टियानलिन अब सांस भी नहीं ले रहा था और उसकी जितनी कल्टीवेशन थी वो भी गायब हो चुकी थी। और वो लोग लूचक से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बताओगे। सॉन्ग युवान लूचक से कहते हैं कि उसने लूचक के ऊपर भरोसा किया और उसकी पिल को अपने बेटे को खाने दिया, लेकिन इसके बाद लूचक को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि लूचक ने सॉन्ग युवान के बेटे के साथ क्या किया है। हेयू आगे से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम सच में कोई कदम बढ़ाना चाहते हो, लेकिन लूचक हेयू को वहीं पे रोक देता है और सॉन्ग युवान से कहता है कि वो एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन सॉन्ग युवान को भी लूचक को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी कि उन्होंने अपने बेटे को एक हेड ऑफ सेक्ट की मिलते जुलते टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं और उसे उस इवल टेक्निक को कल्टीवेट करने दिया। लेकिन क्यों? सॉन्ग युवान आगे से कहता है कि उनका आइडिया नहीं था इस टेक्निक को कल्टीवेट करने का। वहीं पे ग्रेट एल्डर लूचक से कहते हैं कि ये टेक्निक उनके इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई है, इसीलिए लूचक को इसके बारे में गहराई में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद सॉन्ग युवान लूचक को इन सभी चीजों के बारे में बताने को राजी हो गए थे। लेकिन हॉन्ग और बाकी एल्डर सॉन्ग युवान से कहते हैं क्या वो सच में उनके सेक्ट को फिर से धोखा देने वाला है। सॉन्ग युवान लूचक को बताता है कि उसका बेटा और बाकी सभी जितने भी जूनियर डिसाइपल थे वो सभी अपने सेट के लिए अपनी ईमानदारी और ताकत को साबित करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने कोई भी टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया और इसीलिए सॉन्ग युवान ने भी उन्हें नहीं रोका। लूचक आगे से ताली बजाते हुए कहता है जैसा कि अभी हुआ कि तुम्हारे बेटे ने बिना उस पिल के इफेक्ट को जाने उसे खा लिया और उसकी ये हालत हो गई, जिससे वो सभी लोग नाराज हो जाते हैं। ग्रेट एल्डर लूचक से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम
हमारे सेट को इतनी आसानी के साथ बुली कर सकते हो। बाकी एल्डर सॉन्ग युवान से कहते हैं क्या तुम अभी भी उसके ऊपर अटैक करने में इतना रुकोगे, जिसपे सॉन्ग युवान आगे से अटैक करते हुए लुचेंग से कहता है कि अगर हमने तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर को हमें बुली करने दिया तो फिर हमारे इतने ज्यादा हाई रियलम में कल्टीवेट करने और पैदा होने का मकसद ही क्या हुआ। जिसके बाद सॉन्ग युवान वहाँ पे अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए लुचेंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे वाटर की एक लहर जाते हुए सीधा लुचेंग से टकराती है और वहाँ पे पानी पानी हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हेयू ने वहाँ पे अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लिया था। लुचेंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि लुचेंग उसे आसानी के साथ ब्लॉक नहीं कर सकता था। अगर यहाँ पे हेयू उसकी प्रोटेक्शन के साथ ना होता तो वो मुश्किल से ही इस अटैक को ब्लॉक कर पाता। लेकिन समस्या यहाँ पे ये नहीं थी, बल्कि यहाँ पे बाकी सभी एल्डर भी हैं जो कि अगर एक साथ अटैक करते हैं तो हेयू के इतने हाई कल्टीवेशन में होने के बावजूद वो बड़ी मुश्किल से ही इन सभी को संभाल पाएगा। लेकिन सॉन्ग युवान दोबारा लुचेंग के ऊपर अटैक करते कि उससे पहले ही वो देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत फिर से खड़ा हो गया है। और लुचेंग टियानलिन से पूछता है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। टियानलिन पिल की तारीफ करते हुए कहता है कि वो पिल सच में दमदार थी, उसने बड़ी आसानी के साथ ट्रूकी को गायब कर दिया है। वो सभी हैरान होके लुचेंग से पूछते हैं कि उसके जैसा लो ग्रेड का कल्टीवेटर इस तरह की पिल कैसे बना सकता है, कि उन लोगों को उस पिल के असर करने का एक हल्का सा भी क्लू नहीं मिला था। जिसपे लुचेंग उन्हें बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है। लुचेंग उन लोगों को बताता है कि उसने एक ऐसी ताकतवर पिल बनाई जिसने पूरे कोर को ही जला दिया, जिसके के साथ जो की वहाँ पे थी वो भी जल गई थी। लेकिन इस प्रोसेस को होने में जो पेशेंट होता है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो पेशेंट फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद लुचेंग सॉन्ग युवान से कहता है कि अब तुम लोगों को सारी चीजों के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए तुम लोग बाकी डिसेपल्स को ये पिल दे सकते हो। सॉन्ग युवान उस पिल को ले लेते हैं और लुचेंग से माफी मांगते हैं जो उन्होंने अपनी गुस्ताखी दिखाई थी। लुचेंग सॉन्ग युवान से कहता है कि हम दोनों एक ही नाव के साथी हैं, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद टियान उस पिल को ले लेता है और कहता है कि मैं जल्दी से बाकियों को बुला लेता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग लुचेंग को देखते हैं जो कि इस सेक्टर से करीब 10 किलोमीटर दूर आ गया था और वो यहाँ पे बिजली के झटके खाने के लिए आया था। जिसके बाद हम लोग लुचेंग के हाथों में एक शॉट को भी देखते हैं जिसका इस्तेमाल वो बिजली के झटकों खाने के लिए करेगा, और ये लुचेंग के लिए कंपलसरी है कि उसे डेली बिजली के झटके खाने पड़ेंगे, तभी वो अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा। इसके बाद लुचेंग वहाँ पे लाइटनिंग को समन करता है तो लाइटनिंग सीधा आके उसकी शॉट के ऊपर गिरती है, लेकिन लाइटनिंग जैसे ही शॉट के साथ टकराती है तब उसकी शॉट के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए लुचेंग वहाँ पे जल्दी से अपने इमॉर्टलिटी सूत्रा का इस्तेमाल करता है उस लाइटनिंग को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन जब वो लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती है तब उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, लेकिन कैसे भी करके वो जिंदा बच गया था। जिसके बाद लुचेंग उठ के बैठ जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि एक लो ग्रेड के मैजिक शॉट भी उसकी लाइटनिंग के सामने टिक नहीं पाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लाइटनिंग और ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी और लुचेंग उसके साथ मैचअप नहीं कर पाएगा और बिजली के झटके खा के ही मारा जाएगा। और क्योंकि लुचेंग सेक्टर से काफी दूर तो आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने बिजली के झटके जो खाए थे उसकी वजह से काफी आवाज उठी थी, इसीलिए उसे तुरंत यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद हम लोग लुचेंग को देखते हैं तब वो एक अलग जगह पे था और वो काफी टाइम तक यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था और इतने टाइम में उसकी जितनी भी चोटें थे वो सभी ठीक भी हो गई थी। जिसके बाद लुचेंग वहाँ पे सिस्टम की विंडो को ओपन करता है। लुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जो क्लाउड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से वो डेली टेलीविजन को झेल पा रहा है, नहीं तो वो अगर क्लाउड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब ना करता तो वो डेली टेलीविजन को नहीं झेल पाता, यानी कि बिजली के झटकों को। और लुचेंग इस बात से काफी खुश भी था कि उसने एक साल की मेहनत को करीब 2-3 हफ्तों के अंदर पूरा कर लिया था, नहीं तो उसे इस तरह से अपने रियलम को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा टाइम निकल जाता। लेकिन टियान के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे डेली अपने आप को कल्टीवेट करवाना होगा, नहीं तो बिजली के झटके किसी न तरीके से उसकी जान ले ही लेंगे। और टियान ने अभी तक जितने भी मिशन को पूरा किया था वो तो उसकी किस्मत से पूरे हो गए थे कि उसे क्लाउड फ्रेगमेंट मिल गए थे, लेकिन अब चीजें यहाँ से मुश्किल होने वाली थी। और अभी तक जितनी भी चीजें जुआनसुई सेक्ट के साथ हुई थी ये तो कोई बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन मामलों के बीच में हेड ऑफ सेक्ट जुड़ जाता है तो ये चीजें काफी बड़ी हो जाएंगी और लुचेंग अपनी एबिलिटी के साथ उनको इतनी आसानी के साथ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनसुई सेक्ट के साथ अभी तक जितनी भी चीजें हुई थी वो तो सेक्ट ऑफ हेड्स की छोटी मोटी चीजें थी,
थी, जैसे कि ज़ॉम्बीज का आना, टेक्निक का भेजना और कुछ गद्दारों का होना। लेकिन अगर हेड ऑफ सेक्ट डायरेक्ट इस बीच में घुसता है तो लुचेंग के लिए इन सभी चीजों को संभाल पाना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए लुचेंग अपने मन में यही सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके जुआन सुई सेक्ट के कामों को निपटा के फिर से हेवनली सेक्ट जाना चाहिए और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसी बीच लुचेंग को कुछ महसूस होता है और जब वो अपनी दाएं तरफ देखता है तब उसे एक बंदा जाते हुए देखता है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा था और उसे देखने से ही पता चल रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई सस्पिशियस चीज जरूर है। और क्योंकि उस बंदे की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं थी इसलिए लुचेंग सोचता है कि उसे उस बंदे का पीछा कर लेना चाहिए। इसके बाद जब लुचेंग उस बंदे का पीछा करता है तब वो बंदा एक ऐसी जगह पे आ जाता है जो कि छुपा के रखी गई थी और वो बंदा उस जगह का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। लुचेंग को पक्का यकीन हो जाता है कि ये लोग किसी न किसी चीज के पीछे बड़ा कांड करने वाले थे, इसीलिए वो जल्दी से उस दरवाजे को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। और जब लुचेंग उनकी छुप की बातें सुनता है तब उसे पता चल जाता है कि जुआन सुई सेट के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है उन सभी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि ये लोग ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक यानी कि इवल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। और लुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग तो जुआन सुई सेट को ले डूबने के पीछे ही पड़े हुए हैं। और जब लुचेंग उन दोनों की बातें और अच्छे से सुनता है तब उसे पता चलता है कि कोई गद्दार है जो कि इन लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने आके इन्हें बताया है कि लुचेंग ने उस पिल को रिफाइन किया था। इसीलिए लुचेंग यही सोचता है कि आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं जो कि जुआन सुई सेट के अंदर घुस के उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लुचेंग सोचता है कि उसके सामने दो ही तो लोग हैं, अगर वो इनको अभी के अभी निपटा देता है तो इससे फ्यूचर में टाइम की बचत होगी। जिसके बाद लुचेंग बाहर निकलता है और लाइटनिंग को रिलीज करते हुए एक बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसके चेहरे के ऊपर अटैक करके उसको एक ही झटके में मार देता है और दूसरे वाले से कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। वो बंदा लुचेंग को एक ही बार देखने से पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम दो यहाँ पे खुद ही चले आए हो। लुचेंग उससे कहता है क्या तुमने मेरी फोटो रखी है क्या अपने पास जो तुमने मुझे एक ही बार देखने से पहचान लिया। वो बंदा लुचेंग से कहता है कि हमने सोचा था कि हमें तुम्हारे पास आने के लिए काफी लंबा सफर करना पड़ेगा लेकिन तुम हमारे पास खुद ही चले आए हो, इसीलिए जब मैं तुमको मार दूंगा तो तुम्हारा क्रेडिट जितना भी होगा मैं उसे रख लूंगा अकेले। लुचेंग उससे पूछता है कि ये सब कुछ तब डिसाइड हुआ था जब मैं जुआन सुई सेट के अंदर आया था, जिसपे वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और लुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है जो आदमी मरने वाला है उसे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। जिसके बाद वो बंदा लुचेंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लुचेंग बड़ी आसानी के साथ उसको डॉज कर लेता है और अपने हाथों में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को पीछे झटक देता है। वो बंदा जब अपनी स्वॉर्ड को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी हिलने लगी है, इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचता है कि लुचेंग किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करता है। और वो बंदा लुचेंग की जो टेक्निक और स्पीड थी उसको भी काफी अच्छे से नोटिस करता है और उसे ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है कि लुचेंग की कल्टीवेशन काफी लो नहीं है। जिसके बाद वो बंदा फैसला करता है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा लुचेंग से फाइट करने के लिए। जिसके बाद लुचेंग भी अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भागते हुए आते हैं और एक दूसरे से अपनी स्वॉर्ड को टकराते हैं। लेकिन लुचेंग अचानक से अपनी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज करता है जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पलक झपकते उस बंदे के पीछे जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक तगड़ा स्लैश मारता है। लेकिन वो बंदा जल्दी से अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है और लुचेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम पे लुचेंग अपने सूत्रा का इस्तेमाल करता है जिससे वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है और उस बंदे का जो बैरियर था वो टूट जाता है और वो बंदा पीछे जाके गिरता है और उसे इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि लुचेंग की स्पीड और पावर उससे ज्यादा है। उसी टाइम पे लुचेंग फिर से अपने लाइटनिंग को रिलीज करता है और एक ही झटके में उस बंदे के पास पहुंच के उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। लेकिन वो बंदा इस बार आसानी के साथ लुचेंग के अटैक को डॉज कर लेता है और उससे कहता है तो तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकंड लेवल पे आ चुके हो। लुचेंग आगे से कहता है ये। जिसके बाद वो बंदा लुचेंग से कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे मास्टर से उम्मीद की थी उसने सच में एक शक्तिशाली डिसाइपल को हायर किया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुमको पता चले कि पावर के बीच में गैप किस चीज को कहते हैं। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पे एक हथौड़ा मंगाता है जो कि ग्रेट स्पिरिचुअल वेपन था, जिसको देख के लुचेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता है कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी है, लेकिन मेरी मानो तो शुरुआत में इस सीरीज ने हमें खट्टी टॉफी दी थी, जिसके बाद इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाकी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा या नहीं ये एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और एंगेजमेंट तुम्हारी वजह से बढ़ती है।